हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी क्वेस्ट। आज हम इस वीडियो में क्लास 12th का चैप्टर नंबर 5 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जो कि बायोलॉजी से है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ चैप्टर के कुछ बेसिक पॉइंट देखेंगे। इंट्रोडक्शन क्या है। आपको पता है लिविंग सिस्टम यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर दो टाइप के न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं। Two types of nucleic acids are found in the living system। अब ये दो तरीके के न्यूक्लिक एसिड कौन कौन से हैं यदि हम देखें। पहला न्यूक्लिक एसिड है हमारा डीएनए और दूसरा न्यूक्लिक एसिड है हमारा आरएनए। तो सबसे पहले इन दोनों के फुल नेम, पूरा नाम हमें पता होना चाहिए। डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, जबकि आरएनए का पूरा नाम है हमारा राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो ये आपको पता होना चाहिए। आप जानते हैं डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल होता है बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के अंदर। इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म डीएनए वर्क्स एज ए जेनेटिक मटेरियल। लेकिन आरएनए भी कुछ जगह, जैसे इन सम वायरसेस, वहाँ पे जेनेटिक मटेरियल का काम करता है। इसके अलावा आप देखेंगे ये आरएनए एज ए मैसेंजर का काम करेगा, क्योंकि मैसेज या इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करता है। एडेप्टर मॉलिक्यूल का काम करेगा। जैसे हम कहेंगे टीआरएनए एक एडेप्टर मॉलिक्यूल है, अमाइनो एसिड को लेके आएगा ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। एज ए कैटालाइटिक फंक्शन भी परफॉर्म करेगा, यानी कि कई बार एज ए एंजाइम भी काम करता है हमारा आरएनए। वो हम आगे चैप्टर में देखेंगे। और स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल, तो अदर देन जेनेटिक मटेरियल आरएनए कैन ऑल्सो परफॉर्म द वेरियस फंक्शंस, मीन्स एज ए मैसेंजर, एज ए एडेप्टर, कैटालाइटिक मॉलिक्यूल और स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल। तो मैं आपको बता दूं हमारे इस चैप्टर का जो हीरो है वो इस चैप्टर का हीरो हमारा डीएनए है। तो डीएनए के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं और चैप्टर के मिड में जाके हम लोग थोड़ा सा आरएनए वर्ड के बारे में पढ़ेंगे। डीएनए है क्या। आप यदि डीएनए को देखेंगे तो डीएनए इज़ ए लॉन्ग चेन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड, यानी कि न्यूक्लियोटाइड हमारे स्ट्रक्चरल यूनिट्स होती हैं और जब बहुत सारी न्यूक्लियोटाइड ऐड होंगे तो उसको पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। तो डीएनए इज़ नथिंग दैट इज़ अ लॉन्ग चेन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ओके, यदि मैं बात करूं लेंथ ऑफ डीएनए जो हम देखते हैं, यूजुअली डिफाइंड एज द नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर डीएनए की लेंथ अलग अलग होती है, क्योंकि वहाँ पे नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड अलग अलग होते हैं। और ये करेक्टरिस्टिक किसी भी ऑर्गेनिजम्स का होता है। दिस इज ऑल्सो ए करेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिज्म। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे सामने दिए हैं। बैक्टीरियोफाज, तो बैक्टीरियोफाज लैम्डा 174 यदि आप देखेंगे तो यहाँ पे 5386 न्यूक्लियोटाइड, क्योंकि ये कैसा होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड। यहाँ पे डीएनए डबल स्ट्रैंडेड नहीं होता, यहाँ पे डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है बैक्टीरियोफाज लैम्डा 174 के अंदर, इसलिए न्यूक्लियोटाइड मेंशन है। हम बैक्टीरियोफाज लैम्डा की बात करें तो यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड हमारा हो जाता है 48,502 बेस पेयर्स। बेस पेयर क्यों हम कह रहे हैं, क्योंकि देखिएगा एडेनिन ऑलवेज बाइंड विद द थाइमिन एंड ग्वानिन ऑलवेज बाइंड विद द साइटोसिन बाय द ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ पे एक पेयर बन जाता है। एक पेयर हमारा बन गया किसका, एडेनिन और ग्वानिन का, एडेनिन और थाइमिन का, क्योंकि दूसरा पेयर हमारा बन गया ग्वानिन और साइटोसिन का। तो हम ये कह सकते हैं कि डीएनए की हम लेंथ बेस पेयर में हम मेंशन कर रहे हैं इन केस ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। जैसे एस्चेरिचिया कोलाई, इकोलाई की आप लेंथ देखिएगा 4.6 × 10⁻6 बेस पेयर। हम यदि ह्यूमन डीएनए देखें तो 3.3 × 10⁹ बेस पेयर होते हैं, लेकिन ये एन यानी कि हैप्लॉइड केस में है। मैं यदि आपसे पूछूं डिप्लॉइड केस में ह्यूमन डीएनए की कितने बेस पेयर होंगे, तो आप इसका 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो आप देखिएगा
हैप्लॉइड केस में ह्यूमन डीएनए कंटेंट 3.3 × 10⁹ बेस पेयर है। यदि मैं आपसे कहूं कि डिप्लॉइड कंडीशन में, तो आप कहेंगे 2 × 3.3 × 10⁹ बेस पेयर। ये प्लीज़ याद रखेंगे आप लोग। आगे हम मूव करते हैं। हमने पिछली स्लाइड में देखा था कि डीएनए एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। डीएनए क्या है? एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। ओके, न्यूक्लियोटाइड के अंदर जब न्यूक्लियोटाइड बनेगा तो उसके अंदर हमारे कितने कंपोनेंट होंगे? 3 कंपोनेंट हमारे होंगे। डीएनए के अंदर कितने कंपोनेंट होंगे? 3 कंपोनेंट। यानी कि डीएनए इज मेड अप बाय द 3 कंपोनेंट्स। वो कौन कौन से कंपोनेंट है? फर्स्ट कंपोनेंट नाइट्रोजनस बेस, सेकंड कंपोनेंट पेंटोज शुगर एंड थर्ड कंपोनेंट इज अ फॉस्फेट ग्रुप, या हम फॉस्फोरिक एसिड भी कह सकते हैं। नाइट्रोजनस बेसिस यदि आप देखेंगे तो नाइट्रोजनस बेसिस हमारे 2 तरीके के होते हैं, एक प्यूरीन और दूसरा पायरिमिडीन। प्यूरीन डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है, जबकि पायरिमिडीन का सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है। तो प्यूरीन के एग्जाम्पल हमारे एडेनिन और ग्वानिन, जबकि पायरिमिडीन के एग्जाम्पल साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमीन है। मैं आपको बता दूं, ये जो साइटोसिन और थाइमीन है, थाइमीन डीएनए में प्रेजेंट होगा, थाइमीन इज प्रेजेंट इन डीएनए और यूरेसिल इज प्रेजेंट इन आरएनए। यानी कि यूरेसिल हमारा कहाँ प्रेजेंट होगा? आरएनए में, जबकि हमारा थाइमीन कहाँ प्रेजेंट होगा? डीएनए में। ये बात आपको पता होनी चाहिए। बाकी जो 3 हमारे हैं दे आर कॉमन, मीन्स एडेनिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन दे आर कॉमन इन आरएनए एंड डीएनए। लेकिन यूरेसिल जो है वो आरएनए में और थाइमीन जो है वो डीएनए में प्रेजेंट होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द हमारा नाइट्रोजनस बेसिस। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यदि डिस्कशन करें तो पेंटो शुगर। पेंटो शुगर क्या होती है? जिसमें 5 कार्बन हों। और यहाँ पे पेंटो शुगर आरएनए के केस में राइबोज होगी, जबकि डीएनए के केस में डीऑक्सी राइबोज होगी। देखिएगा डीऑक्सी, अभी हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो यदि ऑक्सीजन को कम कर दें राइबोज शुगर से तो वो डीऑक्सी राइबोज हो जाती है। और तीसरा कंपोनेंट है हमारा फॉस्फेट ग्रुप, या कई बार हम इस फॉस्फोरिक एसिड भी कहते हैं, इसको कहते हैं H3PO4, क्योंकि ये फॉस्फोरिक एसिड अल्टीमेटली फॉस्फेट ग्रुप ही देगा। तो कुछ किताबों में फॉस्फेट ग्रुप मेंशन है, कुछ में फॉस्फोरिक एसिड, दोनों ही सेम चीज़ें हैं। अब यहाँ पे हम समझते हैं न्यूक्लियोसाइड। वैसे तो न्यूक्लियोसाइड से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमारा जो मेन हीरो है वो न्यूक्लियोटाइड है, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड मीन्स डीएनए इज ए चेन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अब हम देखते हैं, तो यहाँ पे हम राइबोज शुगर का स्ट्रक्चर देखते हैं। देखिएगा, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन और फिफ्थ कार्बन, 5 कार्बन हमारे पास हैं। हमेशा याद रखेंगे आप, दूसरे कार्बन पे हमारा OH है और तीसरे कार्बन पे हमारा OH है। ये स्ट्रक्चर जो अभी हमने देखा, ये स्ट्रक्चर राइबोज का है। यदि आप शिफ्ट हो जाएं डीऑक्सी राइबोज पे तो आप इसमें से केवल ऑक्सीजन को माइनस कर देंगे तो डीऑक्सी राइबोज बन जाएगा। कैसे? आप देखिएगा यहाँ पे ये डिफरेंस आपने देखा कि OH की जगह केवल H रह गया, यानी कि ऑक्सीजन रिमूव हो गया फ्रॉम द सेकंड कार्बन ऑफ पेंटो शुगर, तो ये हो गया नाम डीऑक्सी राइबोज। तो आप नोट डाउन करेंगे, डीऑक्सी राइबोज शुगर इज प्रेजेंट इन द डीएनए एंड राइबोज शुगर इज प्रेजेंट इन द आरएनए। केवल एक ऑक्सीजन का डिफरेंस है, केवल एक ऑक्सीजन का डिफरेंस है। दूसरी बात, हम यदि बात करें तो ये तो हमारी शुगर है पेंटो शुगर, ये डीएनए की और आरएनए की शुगर है, नाम आपके सामने है। नाइट्रोजनस बेसिस ऑलवेज बाइंड ऑन द फर्स्ट कार्बन। नाइट्रोजनस बेसिस ऑलवेज बाइंड ऑन द फर्स्ट कार्बन, ये हमेशा याद रखिएगा। और जब ये जुड़ेगा तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। आपको याद करना है, जब हमारा नाइट्रोजनस बेस पहले कार्बन के साथ अटैच होता है तो जो बॉन्ड बनेगा दैट इज एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। मैं आपसे पूछता हूँ, ये अल्फा है या बीटा है?
तो आपको बताना है, इसको हम कहते हैं बीटा एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। दिस इज अ करेक्ट नेम एंड दैट इज ऑलवेज बाइंड ऑन द फर्स्ट कार्बन। तो हमारे सामने जो स्ट्रक्चर है यानी कि पेंटोस शुगर, और हम यदि नाइट्रोजनस बेस को जोड़ दें, पेंटोस शुगर और नाइट्रोजनस बेस को जोड़ दें, तो ये एक न्यूक्लियोसाइड बना। हम पेंटोस शुगर डीएनए में देखेंगे डीऑक्सीराइबोज, और यदि हम नाइट्रोजनस बेस को जोड़ दें तो एक न्यूक्लियोसाइड बना। यानी कि न्यूक्लियोसाइड का मीनिंग है पेंटोस शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस। दिस इज द न्यूक्लियोसाइड। अब हम जरा देखते हैं आरएनए में कौन कौन से न्यूक्लियोसाइड होते हैं और डीएनए में कौन कौन से न्यूक्लियोसाइड होते हैं। चार होते हैं, देखिएगा जरा। एडिनोसाइन, मतलब जब एडेनिन जुड़ेगा तो एडिनोसाइन। इसके अलावा ग्वानोसाइन, जब ग्वानिन ऐड हो जाएगा फर्स्ट नंबर पे तो ग्वानोसाइन। साइटिडीन, जब साइटोसिन ऐड हो जाएगा तो साइटिडीन। और यूरिडीन, जब यूरेसिल ऐड हो जाएगा आरएनए के केस में। अब आप गौर करेंगे एडेनिन और ग्वानिन के केस में सीन लगा हुआ है, जबकि साइटोसिन और यूरेसिन के केस में डीन लगा हुआ। क्यों? क्योंकि एडेनिन एंड ग्वानिन आर द प्यूरिन्स and cytosine and uracil are the pyrimidines. That's why dene is adding in the last in case of C and U. यदि हम डीएनए के केस में देखें तो डीएनए के केस को हम देखते हैं, ये होते हैं डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड। तो यहाँ पे चूंकि शुगर है तो हम इसके पहले डीऑक्सी लगा देंगे, तो डीऑक्सी एडिनोसाइन। जब एडेनिन जुड़ेगा, यदि यहाँ एडेनिन जुड़ा होगा तो इसका नाम डीऑक्सी एडिनोसाइन होगा। यदि यहाँ जी जुड़ जाएगा तो ग्वानोसाइन हो जाएगा। यदि यहाँ सी जुड़ जाएगा ये डीऑक्सीसाइटोडीन हो जाएगा न्यूक्लियोसाइड। और यदि यहाँ हमारा टी जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर डीऑक्सीथाइमिडीन। ओके, तो ये हमारे न्यूक्लियोसाइड थे। तो न्यूक्लियोसाइड क्या होता है? पेंटोस शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस। और याद रखना है नाइट्रोजनस बेस ऑलवेज बाइंड ऑन द फर्स्ट कार्बन ऑफ पेंटोस शुगर। न्यूक्लियोटाइड को हम देखें तो हम यदि जो तीसरा कंपोनेंट है डीएनए का, जो कि फॉस्फेट ग्रुप है, यदि उसको ऐड कर दें तो ये न्यूक्लियोटाइड बन गया। आप देखिएगा ये नाइट्रोजनस बेस है, सॉरी ये पेंटोस शुगर है, ये हमारा नाइट्रोजनस बेस है और ये हमारा फॉस्फेट ग्रुप है। यानी कि ऑल थ्री कंपोनेंट आर कंबाइंड एंड दे फॉर्म ए न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड तीन चीज़ों से मिलके बना होता है, जैसा आप देख रहे हैं। किस किस से? बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट, यानी कि नाइट्रोजनस बेस, जैसा आप देख पा रहे हैं, नाइट्रोजनस बेस, दूसरा पेंटोस शुगर और तीसरा फॉस्फेट ग्रुप। यदि तीनों कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे तो न्यूक्लियोटाइड, और यदि फॉस्फेट ना हो, केवल बेस और शुगर ही हो, तो उस केस में हम कहेंगे न्यूक्लियोसाइड। मैं आपको बता दूं न्यूक्लियोटाइड भी हमारे चार तरीके के होते हैं। क्यों? क्योंकि दैट डिपेंड ऑन द नाइट्रोजनस बेसिस। वो डिपेंड करेगा एडेनिन, थाइमिन, यूरेसिल और साइटोसिन पे। अभी हमने देखा था पीछे जब न्यूक्लियोसाइड था तो जब नाइट्रोजनस बेस ऐड होता है तो दैट बाइंड ऑन द फर्स्ट कार्बन, ये पहले कार्बन पे जुड़ता है। लेकिन जब फॉस्फेट जुड़ेगा तो प्लीज रिमेंबर फॉस्फेट बाइंड ऑन द फिफ्थ कार्बन, तो ये फिफ्थ कार्बन पे जुड़ेगा। तो वही लिखा है फॉस्फेट ग्रुप इज लिंक्ड टू OH ऑफ 5 कार्बन। और ये बॉन्ड का नाम क्या बनेगा? प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट, दैट इज अ फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। तो दो बहुत इंपॉर्टेंट लिंकेज है, एक ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज और एक फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज तब होगा जब 5वें कार्बन पे हमारा फॉस्फेट जुड़ेगा, और एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज तब होगा जब पहले कार्बन पे नाइट्रोजनस बेस ऐड होगा। ओके, यानी कि ये जहां मैंने लाइन ड्रॉ की है ये हमारा जो बॉन्ड है दैट इज एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, और ये भी बीटा एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है। आगे हम मूव करते हैं। अब आप देखिएगा हमने कहा ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, दो न्यूक्लियोटाइड जब ऐड होंगे, when the two nucleotides are linked together through 3' to 5' phosphodiester linkage।
अब कैसे होता है इसको समझने की कोशिश करते हैं। और जब ये दो न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ेंगे तो हमारा क्या बनेगा, हमारा बनेगा डाई न्यूक्लियोटाइड। और जब बहुत सारे हमारे जुड़ जाएंगे तो ये बन जाएगा पॉलीन्यूक्लियोटाइड। हमारे सामने जो चेन है पूरी की पूरी चेन, ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। इसकी बॉन्डिंग हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, मैंने अभी रेड पेन से टिक किया, ये पेंटोस शुगर है जिसका नाम है डीऑक्सीराइबोज। हमारे यहाँ पे पहला कार्बन पे नाइट्रोजनस बेस है एडेनिन, और 5वें कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप ऐड है। यानी कि ये जो हमारा स्ट्रक्चर है ये एक न्यूक्लियोटाइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि इसमें तीनों कंपोनेंट हैं। ओके, अब हम देखते हैं यहाँ पे दूसरा स्ट्रक्चर, ये पेंटोस शुगर, थाइमीन नाइट्रोजनस बेस, और 5वें कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप है। ये जो फॉस्फेट है ये पहले वाली यानी कि इस वाले शुगर के तीसरे कार्बन पे आके अटैच हो गया। ओके, तो यहाँ पे जो बॉन्ड बना दैट इज अ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, यानी कि एक ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड बन गया। तो पहला न्यूक्लियोटाइड ये, दूसरा न्यूक्लियोटाइड ये, और जब दो न्यूक्लियोटाइड ऐड हो जाते हैं तो हमारी डाई न्यूक्लियोटाइड चेन बनती है। यहाँ जो आप देख रहे हैं ये तीसरा न्यूक्लियोटाइड है और ये हमारा फोर्थ न्यूक्लियोटाइड है। ओके, तो यहाँ पे हमारा इसी तरीके से और भी न्यूक्लियोटाइड ऐड होंगे और ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनेगी। जो फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज है वो यहाँ बना है, इस शुगर और इस शुगर के बीच में हमारा फॉस्फेट ऐड हो गया। आपको याद रखना, एक तरफ ये फॉस्फेट 5वें कार्बन से ऐड है, जबकि दूसरी तरफ ये फॉस्फेट तीसरे कार्बन से ऐड है। दिस इज अ फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज, और इसी तरीके से एक लॉन्ग चेन फॉर्म होगी। हम ये कहते हैं कि डीएनए में एक तरफ 5th प्राइम है, देखिएगा 5th प्राइम है, और एक तरफ 3rd प्राइम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3rd प्राइम खाली है और यहाँ पे 5th प्राइम है बेटा। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि डीएनए की जो पोलैरिटी होती है 5th प्राइम टू 3rd प्राइम, जबकि दूसरा स्ट्रैंड होगा तो वो अपोजिट पोलैरिटी का होगा। से नीचे की तरफ कुछ बातें लिखी हैं। 1 एंड फ्री, आप कह रहे हैं 1 एंड फ्री फॉस्फेट ग्रुप, जी यस फ्री है। आप देखेंगे यहाँ फॉस्फेट ग्रुप है, दैट इज अ 5th प्राइम एंड ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। दूसरे तरफ हम देखेंगे 3rd प्राइम हाइड्रोक्सी, यहाँ के फ्री एंड है जहाँ OH लगा है, तो 3rd प्राइम एंड ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। और बैकबोन क्या है, दैट इज अ शुगर फॉस्फेट लिंकिंग। क्या? शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट। तो ये जो आप देख रहे हैं चेन, ये ऐसे नहीं बनेगी जब तक शुगर और फॉस्फेट आपस में ज्वाइन ना करें। तो शुगर फॉस्फेट लिंकिंग इज द बैकबोन ऑफ द डीएनए। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर हमारा ग्रीन वाला फॉस्फेट को दिखा रहा है, ये सब फॉस्फेट है। ये जो हमारे स्ट्रक्चर्स हैं ये सब हमारे पेंटोस शुगर को दिखा रहे हैं, और ये जो स्ट्रक्चर है हमारे, ये एडेनिन, थाइमीन, ग्वानिन और साइटोसिन, ये हमारे नाइट्रोजनस बेसिस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये कैसे कंबाइन करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो 3rd प्राइम टू 5th प्राइम फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज फॉर्म द बैकबोन ऑफ द न्यूक्लिक एसिड इन बोथ केसेस, डीएनए एंड आरएनए। अब यदि हम बात करें तो एक चेन हमने देखी, यहाँ पे 5th प्राइम है और दूसरी तरफ इसके 3rd प्राइम है। ओके, ये चेन वैसे शॉर्ट है कायदे में, यहाँ पे ये इन्होंने यदि 5th दिया है तो यहाँ 3rd होना चाहिए, और यदि ये 3rd दिया है तो ये जो है 5th होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे ये रॉन्ग है, लेकिन आपको मैं बता दूँ कि डीएनए में अपोजिट पोलैरिटी होती है। देखिए ये ऐसे घूम के आया तो ये वाला एंड 5th है, जबकि ये वाला एंड 3rd होगा। ये वाला एंड 3rd है तो ये वाला एंड 5th प्राइम होगा। ओके, क्योंकि ये ऐसे रोटेट हो रहा है। तो डबल स्ट्रैंडेड चेन होती है। अब आप देखेंगे दोनों के दोनों स्ट्रैंड आपस में ज्वाइंड है, एडेनिन और थाइमीन। दिस इज़ अ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। याद करेंगे कि एडेनिन हमेशा थाइमीन के साथ जुड़ेगा बाय द डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, और ग्वानिन जुड़ेगा साइटोसिन के साथ बाय द ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। तो दोनों की दोनों जो चेन हैं
वो आपस में जुड़ गई बाय द हाइड्रोजन बॉन्डिंग और हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बन गया इन केस ऑफ डीएनए। ओके, इन केस ऑफ डीएनए। अब यदि मैं बात करूं आगे तो आप ये कहेंगे कि सर यहाँ पे डीएनए के कुछ करेक्टरिस्टिक होता है, वो करेक्टरिस्टिक हम क्या हैं, तो हेलिक्स के कुछ फीचर्स हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। मोस्ट कॉमनली जो स्ट्रक्चर होता है डीएनए का वो बी डीएनए होता है। वैसे तो ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, जेड डीएनए, लेकिन मोस्ट कॉमनली अकरिंग डीएनए इज द बी डीएनए। आपको ध्यान से देखना है, ये राइट हैंडेड कॉइलिंग है, यानी कि बी डीएनए में राइट हैंडेड कॉइलिंग है। यहाँ पे मैं बात करूँ यूनिफॉर्म डायामीटर, तो आप देखेंगे ये जो डायामीटर है नैनोमीटर में, इसकी लेंथ 2 नैनोमीटर होती है। तो डायामीटर आपसे पूछा जाता है। मैंने कहा एक न्यूक्लियोटाइड ये है और दूसरा न्यूक्लियोटाइड ये है, देखिएगा यहाँ पे, तो दो न्यूक्लियोटाइड के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो 0.34 नैनोमीटर, 0.34 नैनोमीटर दो न्यूक्लियोटाइड के बीच का डिस्टेंस होता है। जैसे आप देखेंगे ये वाला डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हमारा 0.34 नैनोमीटर का होता है। यदि मैं आपसे पूछूं एक टर्न, यानी कि एक टर्न का मतलब होता है जब ये डीएनए 360 डिग्री घूम जाएगा तो उसमें कितने बेस पेयर इन्वॉल्व होंगे, 10 बेस पेयर इन्वॉल्व होंगे। तो 10 बेस पेयर की लेंथ कितनी हो गई, जब एक की 0.34 है तो आप कहेंगे सर 3.4 नैनोमीटर होगी। तो ये कुछ फीचर्स हैं हेलिक्स के, ये आपको याद करने पड़ेंगे। ओके, बाकी जो हमारे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है वो आप देख सकते हैं। दिस सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इज मेंशन हियर, दिस सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इज मेंशन हियर। इसके अलावा और भी की पॉइंट्स हैं हमारे जो ऑलरेडी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। ये जो डबल हेलिकल मॉडल है ये आपको पता होना चाहिए, हु प्रपोज दिस मॉडल। तो दिस डबल हेलिकल मॉडल was proposed by Watson and Crick in 1953 and later they get the Nobel Prize for this double helical structure। आगे हम मूव करते हैं, सेम स्ट्रक्चर यहाँ दिया हुआ है जो हमने पीछे पढ़ा था। ओके, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट हमारे साइंटिस्ट हैं जो हमें पता होना चाहिए, जिनके बारे में हमारी एनसीईआरटी कहती है। तो पहले जो साइंटिस्ट है हम देखते हैं यहाँ पे फ्रेडरिक मिशर, जिन्होंने 1869 में कुछ कहा। क्या? दे आइडेंटिफाई डीएनए एज द एसिडिक सब्सटेंस। उन्होंने कहा डीएनए भाई एक एसिडिक सब्सटेंस होता है। यस, एसिडिक सब्सटेंस होता है। क्यों? क्योंकि उसमें फॉस्फोरिक एसिड है और ये डीएनए प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, इसलिए इन्होंने इसको नाम दिया न्यूक्लियन। न्यूक्लियन क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फ्रेडरिक मिशर ने क्या एसिडिक सब्सटेंस था जिसको आइडेंटिफाई किया, तो आप कहेंगे न्यूक्लियन था। बाद में पता चला कि वही चीज़ हमारी डीएनए था, न्यूक्लिक एसिड थी। दूसरे साइंटिस्ट हमारे आते हैं विल्कन्स एंड फ्रैंकलिन। इन्होंने एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा दिया था डीएनए का, हालांकि इनकी बाद में डेथ हो गई थी, तो इनका भी इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है। इसके बाद हमारे आते हैं जॉन वॉटसन एंड क्रिक। अभी मैंने कहा था डबल हेलिकल मॉडल दिया था, इस स्लाइड के बॉटम में भी लिखा हुआ है और पिछली स्लाइड में भी मेंशन था। चारगफ रूल हम सेपरेटली इसको पढ़ेंगे, लेकिन चारगफ ने बहुत सिंपल बात कही कि हमेशा प्यूरिन और पायरिमिडीन का नंबर डीएनए के अंदर बराबर होता है। द रेशो ऑफ ए रेशो टी एंड जी रेशो सी आर कांस्टेंट एंड इक्वल टू 1। ये हम सेपरेटली देखेंगे। तो उन्होंने कहा किसी भी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में जितने प्यूरिन्स होंगे उतने ही पायरिमिडीन्स भी होंगे, यानी कि चारगफ रूल that is only applicable on the double stranded DNA, that is applicable only on the double stranded DNA। हम आगे बात करते हैं, ये वही हमारा डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए है जो कि एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ है। आप देखेंगे ये हमारी चेन है और डबल स्ट्रैंड्स हैं। एक स्ट्रैंड हमारा यहाँ है जबकि दूसरा स्ट्रैंड हमारा यहाँ है। दोनों चेन एंटी पैरेलल होती हैं। कैसे? यदि ये 5वां प्राइम यहाँ है तो यहाँ 3rd प्राइम है, यदि यहाँ 3rd प्राइम है तो यहाँ 5th प्राइम है।
और एक चेन हमारी आप देखें वो ये है, जबकि दूसरी चेन हमारी ये है, और दोनों की दोनों चेन आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से ऐड हैं। एडेनिन एंड थाइमीन के बीच में आप देखेंगे तो एडेनिन और थाइमीन के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड है, जबकि ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड है। दिस इज अ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। आप देख सकते हैं एडेनिन ऑलवेज बाइंड विद द थाइमीन एंड ग्वानिन ऑलवेज बाइंड विद द साइटोसिन। हमारे कुछ, क्योंकि डीएनए आपको पता है ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ है, और डीएनए के कुछ सैलिएंट फीचर्स होते हैं, वो डीएनए के स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। क्या क्या खास बातें होती हैं जो हमने पीछे देखा, क्या है? फर्स्ट नंबर पॉइंट यदि आप देखेंगे, यहाँ पे ये कहता है 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स। यस, डबल हेलिकल मॉडल, इट इज मेड अप ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन एंड द बैकबोन इज शुगर फॉस्फेट एंड द बेसिस आर प्रोजेक्टेड इनसाइड। तो आप देख रहे हैं बेसिस जो है वो अंदर की तरफ प्रोजेक्टेड हैं। इस वाली चेन में भी जो हमारे बेसिस है वो अंदर की तरफ प्रोजेक्टेड है। पहला फीचर हमारा ये हो गया। दूसरा फीचर ये कहता है कि डीएनए एंटी पैरेलल होता है। एंटी पैरेलल का मतलब है यदि एक तरफ 5th प्राइम है तो दूसरी तरफ 3rd प्राइम है, और यदि यहाँ 5th है तो यहाँ 3rd है, और यहाँ इधर 3rd है तो इधर 5th है। तो अपोजिट पोलरिटी होती है, एंटी पोलरिटी होती है, एंटी पैरेलल पोलरिटी होती है डीएनए के अंदर। नेक्स्ट हम कह रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग का मतलब दैट एडेनिन ऑलवेज बाइंड विद द थाइमीन and the guanine always bind with the cytosine. This is a complementary base pairing. एडेनिन एक प्यूरिन है जबकि थाइमीन एक पायरिमिडीन है, तो प्यूरिन पायरिमिडीन के साथ ऐड हो रहा है। ग्वानिन एक प्यूरिन है जबकि साइटोसिन एक पायरिमिडीन है। तो ये हम देखेंगे। और हमने ये कहा कि जो बीडीएनए होता है उसके अंदर राइट हैंडेड हेलिक्स होता है। उसके अंदर क्या होता है? राइट हैंडेड हेलिक्स होता है। तो ये हमारे डीएनए के जो है कुछ सैलिएंट फीचर्स हैं। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, डीएनए क्या करता है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। ओके, आगे हालांकि ये अपनी कॉपीज भी बनाता है और इंश्योर करता है कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। इसके बाद हमारा सेंट्रल डोगमा है, सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। और ये सेंट्रल डोगमा क्या बता रहा है? फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, दैट इज रिप्रेजेंटिंग द फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। कैसे? ये हमारा डीएनए मॉलिक्यूल है, आप देख रहे हैं। तो डीएनए से कई बार डीएनए बनेगा, और जब डीएनए से डीएनए बनेगा तो उसको बोलते हैं रेप्लिकेशन। ये डीएनए आगे चल के एमआरएनए बनाएगा, और जिस प्रोसेस के थ्रू एमआरएनए बनाएगा उसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। यानी कि डीएनए से डीएनए बनेगा तो रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए बनेगा एमआरएनए, दिस इज ट्रांसक्रिप्शन। और जब हमारा इस एमआरएनए से प्रोटीन बनेगी तो दिस इज नोन एज द ट्रांसलेशन। और प्रोटीन बनने के बाद फिर हमारा जो ट्रेट है वो एक्सप्रेस करता है, हमारा जो ट्रेट है वो एक्सप्रेस करेगा। ओके, तो दिस इज अ सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। आगे इस चैप्टर में हम लोग 3 डिटेल डिस्कशन करेंगे 3 टॉपिक्स का, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। यही मेन टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में। ओके, तो कुछ पॉइंट हमारे सेंट्रल डोगमा यानी कि स्लाइड के बॉटम में लिखे हुए हैं। डीएनए स्टोर्स एंड रेप्लिकेट जेनेटिक इंफॉर्मेशन, आरएनए कैरीज द जेनेटिक मैसेजेस फ्रॉम डीएनए टू राइबोसोम, and protein perform functions and build the cell. तो दिस इज अ सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। यानी कि जो इंफॉर्मेशन डीएनए पे थी वो आरएनए पे पास हुई, और आरएनए उसको डेसिफर किया, यानी कि एक इंफॉर्मेशन की एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में चेंज कर दिया, यानी कि जीन की इंफॉर्मेशन को प्रोटीन में चेंज कर दिया। डेसिफरिंग ऑफ जो है जेनेटिक कोड हो गया, प्रोटीन बन गई। सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग बात करेंगे पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। तो इस वीडियो में हमने क्या देखा? इस वीडियो में हमने स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए देखा और इसके सैलिएंट फीचर देखे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे आपका पैकेजिंग ऑफ डीएनए। आपको कैसा वीडियो लगा इसके लिए आप कमेंट में अपना कमेंट लीव कर सकते हैं, और यदि आपको वीडियो पसंद आया तो आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं।
इसके अलावा इस तरीके की वीडियोस मैं लगातार पोस्ट करता रहूँगा, है ना, टू बूस्ट योर मार्क्स। तो तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।